राजेश ने कम्मो की तरफ देखा। सांवला रंग, गदराया बदन, मोटी मोटी आंखें। उम्र तकरीबन 30 से 32 साल। माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर। अगले दिन सुबह कम्मो आई तो राजेश अखबार पढ़ रहे थे। कम्मो ने नमस्ते बाबूजी कहा। आओ कम्मो, राजेश ने उसे देखते हुए कहा। बैठो। कम्मो वहां रखी कुर्सी पर बैठ गई और फिर कम्मो ने रसोई का काम निपटाया और राजेश के कमरे में आ गई। वे टेलीविजन पर खबरें देख रहे थे। मैं जा रही हूँ बाबूजी, 9 बजने वाले हैं। कम्मो ने कहा। ठीक है कम्मो, जरा देखभाल कर घर जाया करो रात को। डोट आजकल ऐसा ही जमाना है बाबूजी, मुझे अकेले कोई डर नहीं लगता। मैं ऐसे लोगों से बखूबी निपटना जानती हूँ, कम्मो ने राजेश की ओर देखते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद राजेश उठे और दरवाजा बंद कर बिस्तर पर बैठ गए। राजेश की उम्र 62 साल हो चुकी थी। 2 साल पहले वे एक सरकारी महकमे से अफसर रिटायर हुए थे। परिवार में पत्नी कमला और 2 बेटे विकेश और विजय थे। दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया। दोनों ने बेंगलुरु में नौकरी कर ली। दोनों की शादी कर दी गई और वे अपनी पत्नियों के साथ खूब मजे में रह रहे थे। जब तक पत्नी कमला का साथ रहा, राजेश को कुछ भी कमी महसूस न हुई। नौकरी के दौरान खूब पैसा कमाया। बड़ा 4 कमरों का मकान बना लिया। पिछले साल एक दिन कमला को हार्ट अटैक हुआ और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। कमला के मरने के बाद राजेश बिल्कुल अकेले हो गए। दिन तो किसी तरह कट जाता, पर रात काटनी बहुत मुश्किल हो जाती। विकेश और विजय ने बार बार फोन करके उनको अपने पास बुला लिया। दोनों के घर एक महीना बिताकर वे फिर यहाँ अपने मकान में आ गए। सुबह का नाश्ता, सफाई, पोछा व कपड़ों की धुलाई का काम जमुना करती थी। दोपहर व शाम का खाना शांति बनाती थी। एक दिन राजेश ने कहा था, जमुना, मैं चाहता हूँ कि तुम किसी ऐसी काम वाली को ढूंढ दो जो सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक रहे। सुबह नाश्ते से रात के खाने तक के सारे काम कर सके। ठीक है बाबूजी, मैं तलाश करूंगी, जमुना ने कहा था। एक दिन सुबह जमुना एक औरत को लेकर आई। जमुना ने कहा, बाबूजी, यह कम्मो है। जब मैंने यहाँ काम के बारे में बताया तो यह तैयार हो गई। यह सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक रहेगी। राजेश ने कम्मो की तरफ देखा। सांवला रंग, गदराया बदन, मोटी मोटी आंखें। उम्र तकरीबन 30 से 32 साल। माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर। अगले दिन सुबह कम्मो आई तो राजेश अखबार पढ़ रहे थे। कम्मो ने नमस्ते बाबूजी कहा। आओ कम्मो, राजेश ने उसे देखते हुए कहा। बैठो। कम्मो वहां रखी कुर्सी पर बैठ गई। कम्मो, जरा अपने बारे में कुछ बताओ, राजेश ने पूछा। बाबूजी, मेरा नाम कामिनी है, पर सभी मुझे कम्मो कहते हैं। मैं बिहार में पटना के पास ही एक गांव की रहने वाली हूँ। मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है। मैंने अपने माता पिता को नहीं देखा। वे दोनों मजदूरी करते थे। एक दिन एक मकान का लैंटर टूट गया तो उसमें दबकर दोनों मर गए। मकान मालिक ने मेरे मामा को 3 लाख रुपए दे दिए थे। तब मेरी उम्र 5 साल थी। मामा मामी ने ही पाला है। 18 साल की उम्र में मामा ने मेरी शादी पास के ही एक गांव में कर दी। शादी के 3 महीने बाद मेरे पति की सड़क हादसे में मौत हो गई। कुछ समय बाद देवर मोहन के साथ मेरी शादी हो गई। वह शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था। रोज सुबह चला जाता और शाम को लौटता था। मेरी सास नहीं थी। एक दिन दोपहर का खाना खाकर मैं आराम कर रही थी तो अचानक ही ससुर ने मुझे दबोच लिया। मैंने बहुत मना किया, पर वह नहीं माना। मैंने इस बारे में पति मोहन को बता दिया। उन दोनों की लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में ससुर के हाथ से मोहन की हत्या हो गई। ससुर को पुलिस ने पकड़ लिया। मैं वहां उस घर में अकेली कैसे रहती, इसलिए मैं अपने मामा मामी के पास लौट गई। कुछ महीने बाद एक आदमी मामा के घर आया।
वह आदमी मेरी तरफ ही देख रहा था। मामा ने मुझे बताया कि यह किशनलाल है, मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। यह सब्जी बेचने का काम करता है। इसकी घरवाली को पीलिया हो गया था। इलाज कराने पर भी वह बच नहीं सकी। घर में 20 साल का बेटा कमल है। वह 7वीं क्लास तक ही पढ़ सका, किसी दुकान पर नौकरी करता है। मामा ने एक मंदिर में मेरी शादी किशनलाल से कर दी। मैं अपने पति के साथ यहाँ आ गई। मुझे बाद में पता चला कि मेरे मामा ने इस शादी के लिए 40,000 रुपए लिए थे। मेरी शादी करके मामा बहुत खुश था कि रुपए भी मिल गए और छाती पर बैठी मुसीबत भी टल गई। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे ससुर को हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा हो गई है। यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा था। पहले तो मेरा पति कभी कभार शराब पीकर आता था, पर धीरे धीरे उसे रोज पीने की आदत पड़ गई। वह जुआ भी खेलने लगा था। पति ने रेहड़ी लगानी बंद कर दी। मंडी वालों का कर्ज सिर पर चढ़ गया था। घर में जो जमा पूंजी, जेवर वगैरह रखे थे, मंडी वालों को देकर पीछा छुड़ाया। इसके बाद मैंने घरों में काम करना शुरू कर दिया। कम्मो ने अपने बारे में बताया। ठीक है कम्मो, अब तुम घर का काम संभालो। बाबूजी, इतनी देर तक अपनी दुखभरी कहानी सुनाकर मैंने आपके सिर में दर्द कर दिया ना? आप कहें तो सबसे पहले मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बना दूं, कम्मो ने हंसते हुए कहा था। राजेश मना नहीं कर सके थे। कम्मो ने घर में काम करना शुरू कर दिया। सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सभी काम बहुत सलीके से करती थी। उसे राजेश के यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो चुके थे। अक्सर फर्श की सफाई करते हुए जब कम्मो पोछा लगाती तो उसके उभार ब्लाउज से बाहर निकलने को हो जाते। राजेश कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे होते तो उनकी नजरें उभारों पर टिक जाती। वे इधर उधर देखने की कोशिश करते, पर फिर भी उनकी नजर कम्मो की गदराई जवानी पर आकर ठहर जाती। वे अखबार की आड़ लेकर एकटक उसे देखते रहते। कम्मो भी यह सब जानती थी कि बाबूजी क्या देख रहे हैं। वह चुपचाप अपने काम में लगी रहती, मानो उसे कुछ पता ही न हो। एक दिन कम्मो ने राजेश से कहा, बाबूजी, कमल के पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। क्या हो गया है उसे? भूख नहीं लगती, कमजोरी भी आ गई है। महले का डॉक्टर कह रहा था कि शराब पीने के चलते गुर्दे खराब हो रहे हैं। जब इतनी शराब पिएगा तो गुर्दे तो खराब होंगे ही। बाबूजी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। कितने पैसे चाहिए? 5,000 रुपए दे दीजिए। डॉक्टर की फीस, टेस्ट, दवा वगैरह में इतने तो लग ही जाएंगे। ठीक है, रात को जब घर जाएगी तो मुझसे लेती जाना। कम्मो ने चेहरे पर मुस्कान बिखेर कर कहा, बाबूजी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जो हम जैसे गरीबों की कभी भी मदद कर देते हो। जब तुम यहाँ इतना अच्छा काम कर रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। राजेश ने कम्मो की तरफ देखते हुए कहा। कुछ दिन बाद राजेश का एक पुराना दोस्त मदनलाल दिल्ली से आया। वह उनका पुराना साथी था। वह भी सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ था। कम्मो चाय व कुछ खाने का सामान लेकर आई और मेज पर सजा कर चली गई। चाय पीते पीते मदनलाल ने कहा, यार राजेश, यह नौकरानी तो एकदम पटाखा है। कहाँ से ढूंढ कर लाए हो? बस अपने आप ही मिल गई। तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही तेज है डियर, जो ऐसी जबरदस्त नौकरानी मिल गई। एकदम हीरोइन लगती है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसी मस्त नौकरानी से खूब मजे लेता। अरे भाई, हमारे पास रुपए पैसे की कमी नहीं है। हमारी औलादे खूब मजे में हैं। वे बढ़िया नौकरी पर है। हम क्यों और किसके लिए कंजूसी करें? हमें भी तो अपनी बाकी जिंदगी हंसी खुशी और मजे में गुजारनी चाहिए। राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद कम्मो चाय के खाली बर्तन उठाने आई तो मदनलाल उसकी तरफ एकटक देखता रहा। अच्छा राजेश डियर, मैं चलता हूँ। 1 घंटे बाद मदनलाल बोला, वापस दिल्ली कब जाना है? शाम को ही लौट जाऊंगा।
अगर तुम रात को कम्मों को यहीं रोक सको तो मैं भी रुक जाऊंगा। यार, लगता है कि तुम मेरी नौकरानी को भगा कर ही रहोगे। यह तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि तुम जैसे इंसान बहुत कम हैं जो किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। यह भी हो सकता है कि यह किसी दिन तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा ले। वह कैसे? मैं क्या बताऊं, यह तो समय ही बताएगा, मदनलाल ने कहा और हंसते हुए राजेश से विदा ली। रात का खाना खाकर राजेश आराम कुर्सी पर बैठे थे। उनके दिमाग में मदनलाल की बातें घूमने लगी। उनकी आंखों के सामने कम्मों का हंसता मुस्कुराता चेहरा, गदराया बदन ब्लाउज से बाहर निकलते उभार आने लगे। दिल और दिमाग में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वे आराम कुर्सी पर सिर पकड़कर बैठ गए। कुछ देर बाद कम्मों ने कमरे में आकर कहा, क्या हुआ बाबूजी? लगता है आपकी तबीयत खराब है, सिर में दर्द हो रहा है। राजेश ने झूठ बोल दिया, मैं आपका सिर दबा देती हूँ, आप बिस्तर पर लेट जाइए, माथे पर बाम भी लगा देती हूँ। राजेश बिस्तर पर लेट गए। कम्मों ने उनके माथे पर बाम लगाते हुए कहा, बाबूजी, यह सिरदर्द ज्यादा सोचने से होता है, आप ज्यादा न सोचा कीजिए। भला आपको क्या कमी है? आपको किस बात की चिंता है? फिर इतना क्यों सोचते हैं आप? राजेश के एक हाथ की उंगलियां कम्मों की कमर पर चलने लगी। बाबूजी, यह क्या कर रहे हैं आप? कम्मों ने राजेश की ओर देखते हुए कहा, कुछ नहीं कम्मों, आज मन बहुत बेचैन हो गया है। राजेश ने धड़कते दिल से कम्मों को अपनी ओर खींच लिया। कम्मों ने मना नहीं किया। कुछ देर बाद कम्मों ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, अच्छा बाबूजी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ, राजेश ने कहा और बिस्तर पर लेटे लेटे वे बहुत देर तक उन पलों के बारे में सोचते रहे जो अभी कम्मों के साथ बिताए थे। सुबह कम्मों आई तो एकदम नॉर्मल थी। रात की घटना की कोई नाराजगी उसके चेहरे पर न थी। यह देख राजेश को तसल्ली हुई कि कम्मों नाराज नहीं है। एक रात कम्मों ने घर जाने से पहले राजेश के पास आकर कहा, बाबूजी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ कहो, पहले यह बताइए कि आपकी तबीयत तो ठीक है न? कहो तो आपका सिर दबा दूं। कम्मों ने राजेश की ओर देखा। राजेश ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। कुछ देर बाद कम्मों बिस्तर से उठकर जाने लगी तो राजेश ने पूछा, तुम कुछ कह रही थी न कम्मों? हाँ बाबूजी, कमल फलों की रेहड़ी लगाना चाहता है। अगर आप कुछ मदद कर दे तो वह रेहड़ी लगा लेगा। कितने रुपए में लग जाएगी रेहड़ी? तकरीबन 15,000 रुपए। ठीक है, कल ले जाना रुपए। बाबूजी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, कम्मों ने कहा और मुस्कुराते हुए चली गई। 1 महीने बाद काम करते करते कम्मों को अचानक उल्टी हो गई। राजेश ने कम्मों को बुलाकर पूछा, क्या बात है कम्मों, तबीयत तो ठीक है ना? बाबूजी, लगता है कि मैं पेट से हो गई हूँ, मुझे महीना भी नहीं हुआ है, तुम डॉक्टर से चेकअप कराओ। शाम को नर्सिंग होम में चली जाना, नर्सिंग होम से सीधे अपने घर पहुंच जाना। मुझे मोबाइल पर बता देना जैसा भी डॉक्टर बताता है। रात को राजेश को कम्मों ने सूचना दे दी कि वह पेट से हो गई है। अगले दिन सुबह जब कम्मों काम करने आई तो राजेश ने उसे अपने कमरे में बुलाया। कम्मों बोली, बाबूजी, आपने मेरे साथ संबंध बनाए तो उसी के चलते मैं पेट से हो गई हूँ। अब मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है। कम्मों, यह तुम कैसे कह सकती हो कि यह मेरा ही बच्चा है? यह तुम्हारे पति का भी तो हो सकता है। बाबूजी, कमल का पापा तो 3 महीने से मेरे पास आया ही नहीं, वह बीमार रहता है। कम्मों, मेरा कहाँ मानोगी? कहिए बाबूजी, तुम अपना बच्चा गिरवा लो। नहीं बाबूजी, मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी, मैं हत्या नहीं कराऊंगी। चाहे यह बेटा हो या बेटी, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। मेरा कहना मान लो कम्मों, तुम बच्चा गिरा दो। नहीं बाबूजी, आप मुझे ऐसी सलाह न दे। इसके पैदा होने पर मैं सभी को बता दूंगी कि इसका पापा कौन है, क्योंकि इसकी शक्ल आपसे मिलेगी। अगर मुझसे शक्ल न मिली तो मैं इतनी भोली भी नहीं हूँ जो चुपचाप बैठ जाऊंगी।
मैं सबसे पहले इस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराऊंगी और मीडिया को बता दूंगी कि यह बच्चा भी आपकी जायदाद का वारिस है, कम्मो ने राजेश की ओर देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। यह सुनकर राजेश को पसीना आ गया। वे तो कम्मो को बहुत भोली समझ रहे थे, पर यह तो जरूरत से ज्यादा समझदार व चालाक है। इसने तो उसे ही जाल में फंसा दिया है। राजेश ने कहा, सुनो कम्मो, जो होना था हो गया। अब तुम यह बताओ कि इस मुसीबत से बचने के लिए मैं तुम्हें कितने रुपए दे दूं? बाबूजी, मुझे आप पर तरस आता है। आप बस 5 लाख रुपए दे दो, मैं बच्चा गिरवा दूंगी। 5 लाख रुपए? क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? बाबूजी, मैं नहीं, उस रात तो आप पागल हो गए थे, जिसका नतीजा मेरे पेट में पल रहा है। मैं तुम्हें 5 लाख तो नहीं, 50,000 रुपए दे सकता हूँ। बाबूजी, आपकी इज्जत और आपके इस बच्चे की कीमत महज 50,000 ही है क्या? इसके बाद सौदेबाजी हुई और कम्मो 2 लाख रुपए लेने पर मान गई। राजेश ने दोपहर को बैंक से 2 लाख रुपए निकाल कर कम्मो को दे दिए। बाबूजी, मैं कल ही सफाई करा लूंगी। इसके बाद 5 से 7 दिन मुझे आराम भी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम अपने घर पर आराम कर लेना। मैं किसी दूसरी कामवाली को भेज दूंगी ताकि आपको कोई परेशानी न हो। तुम किसी को न भेजना। मैं कुछ दिन के लिए बेंगलुरु चला जाऊंगा अपने बेटे के पास, राजेश ने कुड़ते हुए कहा। कम्मो चुपचाप काम में लग गई। राजेश ठगे से कुर्सी पर बैठ गए। उनको अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें 2 लाख रुपए देने पड़े। कम्मो ने उस रात की भरपूर कीमत वसूली है। कुछ दिन बेटे के पास बेंगलुरु में रहने के बाद फिर वापस यहीं लौटना है। यहाँ लौटकर फिर अकेलापन घेर लेगा। अब तो इस अकेलेपन को दूर करने का कुछ न कुछ उपाय करना ही होगा। अगले दिन से ही राजेश ने अखबार व इंटरनेट पर ऐसे वैवाहिक विज्ञापन देखने शुरू कर दिए जिनमें विधवा, छोड़ी गई व तलाकशुदा औरतों को जीवन साथी की तलाश थी। उनको लग रहा था कि बाकी की जिंदगी अकेले बिना साथी के काटना बहुत मुश्किल होगा।